all about organization and analyzing the data। तो फैन बंद कर दे बच्चे। ठीक है। आपने लास्ट क्लास में ना आपको डेटा ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक उसमें था, आपके एट्थ क्लास में था। और लास्ट क्लास में हमने इतना एक्सटेंसिवली ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया था, पर एनालाइज करते थे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। किस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, किस टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम रियल लाइफ सिचुएशन में डेटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है प्रिंसिपल ने। सो दे विल आस्क यू, अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कहा जाएगा है ना, तो दे लास्ट दैट सब्जेक्ट टीचर की मार्क्स भेजो। यही करेंगे ना। अब आपके पास पूरे 40 बच्चों के मार्क्स हैं, आप उनको देखकर क्या देखोगे उसमें से? मतलब ब्लाइंडली देख लो, अच्छा 1 के 90, फिर कोई 100 भी दिख रहा है उसमें। लेकिन इफ आई सी कि एक तो बच्चा 100 दिख रहा है, बाकी सब मुझे 90 बिलो दिख रहे हैं, सो विल यू कंसिडर दैट मेजर गुड? या आप कह रहे हो कि कोई 95 है, कोई 96 है, 99 है, या 91 है, 90s है, या एक दो बच्चे 80s में है, तो आप किस क्लास परफॉर्मेंस को अच्छा कहोगे कि नहीं इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? राइट। जैसे कि अगर क्रिकेट मैच होता है और हमें मैन ऑफ द मैच डिसाइड करना होता है, तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, दो तीन प्लेयर्स में सिलेक्शन करनी होती है। सो वेरियस पैरामीटर्स के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक एक चीज को चूज करा जाए, मतलब एक डिसीजन पर हम आ सके। बात समझ में आ गई? तो स्टैट्स का काम क्या होता है कि हमने डेटा इकट्ठा कर लिया। मैं आपसे आपकी क्लास में से आए बच्चों के ना मार्क्स लेके आती हूँ कि जाओ जो जो क्लास में प्रेजेंट है उनके मार्क्स लेकर आओ, आई एनालाइज कौन सी टीचर अच्छा पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही। ठीक है। या वो टीचर अच्छी है या नहीं है, या परफॉर्मेंस उस क्लास में, क्लास कैसी है, वो पढ़ने वाली है नहीं पढ़ने वाली है। अब आप मुझे नंबर्स तो लाकर दोगे, उस नंबर्स के बेसिस पर एक बच्चे को देखूं या थ्रू आउट में देखूं? राइट। तो जब हम वो स्टडी करते हैं, दैट वी से इज एनालाइजिंग द डेटा। समझ में आ गया? तो हम कभी कभी उस एनालिसिस को डायग्राम्स बनाकर, हिस्टोग्राम्स बनाकर स्टडी करते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाकर स्टडी करते हैं, या जो लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, तो वेरियस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम स्टडी करते हैं। ग्राफ से क्या होता है कि जो जिस बच्चे को जिस किसी को भी उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब आई कैन नॉट से, मेरे पास एक टॉपिक, मुझे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता दो कि ये इतना सॉलिड है, ये इतना वो स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता होगा। मतलब आप उसमें अल्कलीन और अल्कलाइन के बारे में बात करोगे तो आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू एज फॉर नाउ। हाँ, सर्च करूंगी, रीड करूंगी, तो आई माइट अंडरस्टैंड कि हाँ क्या बात हो रही है। हाँ, होता है ना कि एक में एसिड ज्यादा होता है और एक में दूसरा केमिकल ज्यादा होता है ना, अल्कलाइन और सबकी बात करते हैं, है ना। हाँ। तो अब अगर मुझे बताना है कि कौन सा वाला क्या है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अगर मुझे कोई ग्राफ के बेसिस पर या इसके बेसिस पर मुझे समझाया जाए, तो विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वे? यस, थोड़ा बेटर हो जाएगा मुझे समझना। समझ में आ गया? तो ग्राफ्स जहां पर हमें विजुअली किसी को समझाना है, जैसे कि आपके इलेक्शंस टाइम में होता है, आपको नंबर्स के बेसिस पर दिखाना होता है कि कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिल रही है, तो अगर हम ग्राफ के बेसिस पे समझाएंगे वो जल्दी समझ में आएगा। और कोई लेमैन है, कोई अगर रहा चलता जा रहा है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको तमिल में टीवी में चल रहा है और उसको तमिल नहीं आ रही, तो अगर वो ग्राफ को देखेगा और वहां पे देखेगा कि बीजेपी लिखी हुई है या कांग्रेस लिखा हुआ है, तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया ना? तो वो ग्राफ्स वहां बनते हैं जहां हमें विजुअली, मैं पता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी सी ऐसी है जो ग्राफ के बेसिस पर समझेगी, या थोड़ी पिक्चर्स को अच्छा बनाना है या उसको इंफॉर्मेशन को अच्छा बनाना है, तो वहां पर होता है ग्राफ्स का काम। अब हमने ग्राफ्स बना लिए। अब वही बात है कि मार्क्स पे आते हैं कि मार्क्स इकट्ठे किए, है ना, और फिर बताएं कि क्या चांसेस है, कौन सी क्लास को पढ़ाएं, कौन सी क्लास के रिजल्ट्स बेटर कर सकते हैं, किसको कैसे पढ़ाना चाहिए, तो मैं किसको पिक करूंगी? ठीक है ना, किसको कितना डांटू, किसको नहीं डांटू, किस किस क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, किस क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाने की जरूरत है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स की वो कोप अप कर लेंगे। ठीक है ना। तो उस एनालिसिस को करने के लिए हम थोड़े से पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो आपकी नाइन्थ क्लास वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, क्लास इंटरवल्स में बना लो डेटा को। आपकी इस वाली क्लास में हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के लिए जो हम बात करते हैं ना, जो हम उसको एक नेम देते हैं, उसको लिखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है? देखो वही बात होती है, व्हेन वी आर इन अ पॉपुलेशन। कौन है?
तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा गया? अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? ठीक है, अगर हम क्लास परफॉर्मेंस की बात करें, 3 बच्चे टॉपर्स या फर्स्ट 10 टॉपर्स निकालते हो 40 बच्चों की क्लास में, और कुछ 3-4 बच्चे होते हैं तो जो बिल्कुल लास्ट वाले होते हैं कि ठीक है पॉइंट्स पे पास हो रहे हैं, है ना। और बाकी जो ग्रुप होता है, बाकी बच्चे बच्चे जो होते हैं वो जनरली एवरेज में आते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं मार्क्स के बेसिस पर, पॉइंट के बेसिस पर मैं एक ग्राफ बनाकर मार्क्स के बेसिस पर क्लस्टर करूं, तो क्या होगा? जो सेंट्रलाइज्ड होगा, 0 से लेकर 100 में 80 और 70 में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। होता है ना ये, 80 और 70 में बहुत मिलेंगे, बिलो 40 थोड़े कम होंगे, अबव 90 थोड़े कम होंगे एज कंपेयर टू 80 एंड 70। तो हमारा जो हर्ड मेंटालिटी या क्राउड वाला एक मेंटालिटी होता है वो ये, कि जो सेंटर पॉइंट होता है ना उसके अराउंड क्लस्टर बना होता है, कि एवरेज लोगों को ये पसंद आता है। एवरेज मतलब अगर मैक्सिमम देखा जाए या कहीं भी हम देखें तो आम तौर पर, जिसे हम कहते हैं ना, आम तौर पे ये लाइक किया जाता है। समझ में आ गया? तो अगर कोई नया ब्रांड, कोई नया कलर लॉन्च कर रहा है, तो अगर कोई नई क्रिएशंस आपकी लॉन्च की जाती है, तो आपको आप रियलाइज करोगे कि ब्लैक बहुत वाइडली मिल जाता है ना। लेकिन जो थोड़े से ऑफ बीट कलर्स होते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। समझ में आई ना बात? वैसा क्यों होता है? लाइक इफ आई वॉन्ट अ रेड, सो आई माइट फाइंड फ्यूअर पीसेज इन रेड, बट अदर जो मुझे बहुत ही अलग से कलर चाहिए, मे बी ऑरेंज या मे बी बिल्कुल कोई ब्राइट सा कलर चाहिए, तो उसमें डिजाइन कम मिलेंगे। होता है ना ये। तो ये सारे डिसीजंस क्यों ले जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन या आमतौर पर क्या चीज अच्छी बिक जाएगी, हम उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, की सेंटर इसका क्या है, पूरे डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है। बात समझ में आई? तो हमारे पास 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, अभी के लिए आपकी क्लास में जो आप पढ़ोगे वो ये है। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स हैं। एक होता है मीन, मैं आपको एक्सरसाइज के हिसाब से करवा रही हूँ, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको मीन के बारे में बताएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज इज मोड, मैं ये भी बताऊंगी मोड क्या होता है। और थर्ड एक्सरसाइज होती है मीडियन। ठीक है, वी यूजली डन इट इन मीन, मीडियन एंड मोड। हमने इस ऑर्डर में किया हुआ है। और उस ऑर्डर में करने का फायदा भी क्या है? वो मीडियन आपको बाद में इसलिए करवाया था बिकॉज पहले ग्राफ हुआ करते थे मीडियन में ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व था जो अब सिलेबस में नहीं है। समझ में आ गया? तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था पहले, इन फ्रीक्वेंसी कर्व प्रॉपर ड्रॉ करो, उसमें कैलकुलेशंस भी थी, ग्राफ भी था, सब कुछ था। अब वो नहीं है, तो इसलिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज मीडियन है। बट ऑर्डर ऐसे ही याद रखना, पहले मीन करवाते हैं, फिर मीडियन, फिर मोड। अब इन तीनों में फर्क क्या है? ठीक है, दीज आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि सेंटर में क्लस्टर होने के लिए ना ये 3 एवरेजेस या 3 मेजर्स को लिया जाता है। मीन का मतलब क्या है? मीन को मैं बोलती हूं बहुत ही डेमोक्रेटिक वाली एक हमारा मेजर है, क्योंकि ये नहीं सोचता कि किसके पास क्या था। ये क्या करता है कि जो आपके पास है वो सब एक जगह इकट्ठा कर लो। ठीक है, इफ आई से कि क्लास में पार्टियां हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो अगर क्राउड फंडिंग होती है तो कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है। एंड इफ आई हैव टू फीड लाइक 10 पीपल आउट ऑफ देम, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि कितना क्या दिया, मैं इक्वली डिवाइड बाय 10 करके उन 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 10 लोगों की फीस देनी है, कुछ भी करना है, ये होता है ना डोनेशन में, राइट। या फिर अगर पार्टी हो रही है एंड टीचर से इसकी नई टॉफीज अपने घर से लेकर आओ, तो कोई तो पूरा पैकेट लेके आ जाता है, कोई एक बच्चा, कोई एक लेके आता है, कोई कहता है नहीं 10 टॉफीज है, कोई कहता है मैं 2 लेकर आया हूं, राइट। एंड देर आर पीपल हु विल नॉट गेट एनी, क्या आई फॉरगॉट, राइट। इन दैट केस क्या होता है कि वहां बड़ा सा बोल रखा होता है, उसमें सब कंट्रीब्यूट करते रहो। इन द एंड सब इकट्ठा किया और सबको बांट दिया इक्वली। क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने 40 को 40 बांट दिया। तो मीन क्या करता है? मीन कुछ नहीं सोचता, वो कहता है सबसे लो, सब में बांट दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो टोटल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे मार्क्स को स्टडी कर रहे हैं या टॉफीज को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि किसको ऑब्जर्व किया, उनका टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला ना आपको 9th में करवाया जाता था पहले, कि व्हाट इज मीन, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लो। तो पहली चीज, मुझे आप 40 बच्चों का क्लास का वो मार्क्स लाके दोगे ना, तो मैं सबको ऐड कर लूंगी। ठीक है, उन सबको ऐड करना सबसे आसान है, डिवाइड बाय 40 किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मैं निकाल लूंगी कि क्लास में ना एवरेज इतना मार्क्स आ रहा है, बच्चों के इतने मार्क्स बन रहे हैं, इफ आई सी बेस्ड ऑन मीन।
सबसे इजी मेजर है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालकर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन मिल जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं सोचेगा कि उसने कम दिया, कोई फायदे में रहा, कि वो तो 10 लेकर आया था, उसको एंड में 2 टॉफीज मिल रही है ना। तो वो कहेगा मैं 10 क्यों लेकर आया हूं। दैट माइट फील अनफेयर टू दैट पर्सन, बट अदरवाइज मीन ने तो अपना ही काम किया ना। अब आप क्या करते हो क्लास में, अगर हम रिजल्ट निकालते हैं, वो टीचर्स रिजल्ट निकालते हैं कि रिजल्ट तो 98% रहा है ना, मैथ्स का रिजल्ट इज 98%। बट वन हु स्कोर्ड 100 माइट फील चीटेड, यार मैं तो 100 स्कोर किया है, व्हाई यू गिविंग मी 98। राइट, सो दैट इज व्हाट मीन डज। उसने ये नहीं सोचना कि उसको 100 मिला था, उसकी 100 की वजह से शायद वो 98 पर पहुंचे होंगे, बाकी सब भी। लेकिन उसने कहा कि सबके 98 है। उसने, जैसे इफ आई से 5 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उसने क्या किया, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 7, दिस इज 8, इसको ऐड कर लो। कितना होगा, 15, 15 30 हो गया। वेरी गुड, 30 डिवाइड बाई 5 इज 6। सो वो कहता है कि दिस वॉज एक्चुअल, बट मीन सेज नाउ ईच वन ऑफ यू विल हैव 6। समझ में आ गया। तो मीन बाहर से कुछ नहीं लेकर आया ना, उसने अपने पास कुछ रखा, उसने 30 का 30 ही पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज व्हाट मीन डज। समझ में आ गई बात। आई कम टू दिस लेटर, इसको लिख लो। इसमें से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगी, लिख लो इसको। दैट वी हैव स्टूडेंट वन, स्टूडेंट नंबर वन, स्टूडेंट नंबर टू, ए बी सी डी लिख रही हूं ना यहाँ पे, स्टूडेंट ए बी सी डी एंड ई। ठीक है। तो वो एक्चुअल इतना लेकर आए, या उनके पास इतनी टॉफीज थी, 4 2 9 7 8। सो व्हाट डिड मीन डू, उसने ऐड किया सबको, 4 2 + 9 + 7 + 8 डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो आ गया 6 ईच, और सबको दे दिया 6। राइट, है ना। अब क्या हुआ, देखो मीन का काम क्या है। ये चार हमने 5 बच्चे लिखे थे, ये था 4 2 9 7 8 6 6 6 6, मतलब लाने उन्हें 6 चाहिए थे। अगर मुझे 30 चाहिए था टोटल, तो दिस पर्सन शुड हैव गॉट 6, बट ही बॉट 4। तो यहां पर -2 है, ये -4 है, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना। यही हुआ, मैंने मीन और एक्चुअल का डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है। तो जब हम एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू करते हैं ना, तो उसको एक टर्म बोली जाती है विच वी से इज डेविएशंस। लिख लो, बहुत जरूरी चीज है, नाइन्थ में ना नहीं पढ़ाई जाती आपको अब। तो इस वजह से ना 10th में सिर्फ फॉर्मूला रट्टे मारने वाला रह जाएगा, लेकिन ये है क्या समझ नहीं आएगा कभी भी। डेविएशंस होती क्या है, मीन से हटकर आप कितना आगे पीछे हो। तो ये मीन से 4, 2 दूर है, -2 में है, 2 पीछे है, ये मीन से 1 आगे है। ठीक है, ये 2 पीछे था, ये मीन से 1 आगे है। समझ में आ गया। इन द एंड यू विल सी डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, अगर इन सबको ऐड करते हो तो क्या होगा, बताओ। -2 -4 3 2 1, इन सबको ऐड करोगे, सम किसके इक्वल आएगा, 0। सो व्हाट वी से इज डेविएशंस फ्रॉम actual mean is always 0. Sum of deviation, sorry, sum of deviations from actual mean will always be 0। ये हमेशा रूल है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, मतलब आप 100 लोग ले लो एक्चुअल मीन निकालकर, बट पॉइंट्स तक अगर हम वैल्यू बिल्कुल सही रखेंगे तो आई विल फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि मीन ने करना क्या है, वो ना कुछ लेकर जा रहा है, ना वो कुछ ना कुछ दे रहा है। राइट, जितना है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो किसी को ज्यादा मिला अपने से, किसी को अपने से कम मिल गया, बस उसने यही किया है। तो जिसके पास ज्यादा था उससे लेकर कम वाले को दे दिया। दिस इज व्हाट मीन हैज डन। समझ में आ गया। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन विल ऑलवेज बी 0। इस चीज को हम बाद में फिर से सॉल्व करेंगे, इस चीज पर हम बाद में फिर से आएंगे। इतना क्लियर हो गया, मीन समझ में आ गई। अब आता है मोड। व्हाट इज मोड। ठीक है, कोई मूवी अच्छी है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। कोई भी मूवी अच्छी है या नहीं है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, बताओ।
कुछ हो गया इसमें। वेट। अच्छा बताओ, कोई भी मूवी अच्छी है नहीं है कैसे डिसाइड करोगे? किस बेसिस पे भी डिसाइड? उसकी रेटिंग्स है ना? यही करते हैं ना, उसकी रेटिंग्स पर भी गो। मुझे लगता है अपनी ना स्क्रीन इसको दोबारा से करना पड़ेगा, तो 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग ना रुकेगी। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज। चलिए। अच्छा, वो रेटिंग्स क्या होती है कि एवरेज या सबसे ज्यादा लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में, राइट? अगर किसी एप्लीकेशन को हमें स्टोर से डाउनलोड करना है, कोई भी नई एप्लीकेशन है, कोई भी नई गेम है, कोई भी नया कुछ आपके पास मटेरियल है या कुछ भी मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? क्या देखो? रेटिंग्स देखो, है ना? उसको कितने स्टार्स मिले हैं, कितने पॉइंट्स मिले हैं, यही कहते हैं। तो मोड जो होता है ना, ये आपका है पॉपुलर ओपिनियन। लिखो, मोड इज नथिंग बट पॉपुलर ओपिनियन। मैक्सिमम, मैक्सिमम लोगों ने क्या पसंद किया है, मैक्सिमम ने क्या कहा है। सो मोड गोज विथ मैक्सिमम। ठीक है? मोड गोज विथ मैक्सिमम नंबर। दिस इज द पॉपुलर ओपिनियन, कि मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं, मैक्सिमम क्या पसंद कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो कभी कभी किसी डेटा को, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐप को देखना है या किसी मूवी को देखना है तो मैं मीन नहीं निकाल पाऊंगी। मैं उसका पॉपुलर ओपिनियन रेटिंग्स देखूंगी, है ना? किसी भी वेबसाइट पे जाके या कुछ भी रेटिंग वाली साइट्स पे जाकर आई सी कि अच्छा इतना परसेंट वोट मिला इसको, सो आई फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट वॉचिंग इट, और आई रेट इट गुड और बैड एज पर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है ना? तो मोड हो गया मैक्सिमम या पॉपुलर ओपिनियन, राइट? टू बी यूज, जहां पर हमें कुछ भी डिसीजन, मतलब ये मैक्सिमम के साथ डिसाइड होता है, मैक्सिमम लोगों ने इस तरफ गए हैं। इफ आई से कि अगर मैं मोड निकाल रही हूँ 95, दैट मीन्स इस क्लास में मैक्सिमम जो स्कोर आया है वो 95 है, 90 प्लस है। ठीक है? अगर 40 बच्चे हैं, दैट मीन्स 20 अबव के, 20 प्लस बच्चों के 90 अबव मार्क्स हैं। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट मोड विल डू। वो मैक्सिमम पे जाएगा। ठीक है? मैंने 50% लिया, 50% भी नहीं होगा अगर मतलब 10 बच्चों के 90 है और बाकी 80, मतलब 80 टू 90 टू 80 में या 80 टू 90 में वी वेर 5 स्टूडेंट्स, और ऐसे ही चार पांच ऐसे करके ही 40 बच्चे पूरे हो और 10 के बच्चों के मार्क्स हैं 90 अबव, देन ऑल्सो आई से मोड इज 90, बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसके पास गई है। समझ में आ गई? अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। लिखो, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। अब जो ये मैं आपको लिखवा रही हूं ना, इन सब की क्वालिटीज बता रही हूं। एक चीज ना एक बारी सैंपल पेपर में आई थी, इंटरप्रेट द मोड, कि मोड तो निकाल लिया, उसको इंटरप्रेट भी करो। ठीक है? तो ये जो इंटरप्रेट है ना, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि मीन क्या कर रहा है। द एवरेज इज द एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज अचीव्ड 90 मार्क्स, राइट? मोड क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर हैज रिसीव 90 मार्क्स। अब मीडियन क्या कहता है? ठीक है? मीडियन होता है पोजिशनल एवरेज, अपनी पोजीशन के बेसिस पर। वो कहता है पहले तो, मीडियन क्या कहेगा कि पहले तो अरेंज करो डेटा को। आपने मुझे रैंडमली मार्क्स लाके दिए, कोई 80, कोई 85, कोई 86, फिर कोई 40, ऐसे 1 2 3 रोल नंबर वाइज आपने मुझे मार्क्स ला दिए। तो मीडियन के लिए पहले मैं क्या करूंगी? डेटा को अरेंज करूंगी, और जनरली हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर ही क्यों? एक तरफ से असेंडिंग है, दूसरी तरफ से डिसेंडिंग है, जैसे मर्जी कर लो, बट द यूजुअल वे इज टू फाइंड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? डिसेंडिंग भी करोगे तो गलत नहीं है, बट हमारा जो कॉमन प्रैक्टिस है दैट गोज फॉर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? और वैसे भी अगर इस तरफ से असेंडिंग पढ़ रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो वो डिसेंडिंग ही होगा। ठीक है? तो क्या किया उसने? कहा कि आपको डेटा को अरेंज कर लिया, सबको अपने मार्क्स के वाइज से ना बिठा दिया, आपके प्लैक कार्ड्स पकड़ा दिए सबको, कि किसी के जिसके सबसे कम मार्क्स है पहले वो बैठ जाए, सबसे लोवेस्ट वाला, फिर उसके बाद सो ऑन करके ऐसे 40 बच्चे बैठ गए। फिर मैं क्या करूंगी? आई विल, पोजिशनल कहा था ना, आई विल फाइंड द मिडल मोस्ट नंबर। आई विल फाइंड द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, कि सबसे सेंटर में कौन बैठा है। ठीक है? तो मीडियन ने क्या किया? डेटा को हाफ में डिवाइड किया, आधा आधा कर लिया, आधे इधर आधे इधर। सो मीडियन सेज 50% आर अबव मीडियन वैल्यू,
50% आर बिलो मीडियन वैल्यू। 50% इससे ज्यादा, मतलब 50% इज वैल्यू, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव दिस वैल्यू, 50% इज बिलो दिस वैल्यू। समझ में आ गया? तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है वो हम मीडियन के अकॉर्डिंगली करते हैं कि वो क्लास इंटेलिजेंट बच्चों वाली है या थोड़े एवरेज बच्चों वाली है। अगर मुझे डिसाइड करे तो मैं मीडियन निकाल लूंगी। ठीक है। मीडियन से ऊपर कितने बच्चे हैं, मीडियन से नीचे कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ मीडियन इज 75, बेसिस ऑफ माई कैलकुलेशंस मीडियन 75 है, तो आधी क्लास 75 अबव है और आधी 75 से बिलो है। अब इसके कंपैरिजन में मुझे 85 वाला दिख जाए कि आधी क्लास 85 से ऊपर है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मीडियन गोज फॉर पोजिशनल एवरेज। अब कब क्या यूज होगा ये हम डिसाइड नहीं करते। ये जिसको डेटा दिया जाता है ना, ये हायर स्टडीज होती है स्टैट्स में, कि कैसे निकालना है, क्या निकालना है और क्या निकालना बेहतर रहेगा। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि इन्फ्लेशन तो बढ़ी नहीं है, दिखाते हैं ना कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि प्राइसेस तो स्टेबल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ी है, जबकि वीक रिब एवरी टाइम की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो सारा डेटा होता है ना, स्टैट्स एक्चुअली सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव फील्ड होती है, जितना मर्जी डेटा को मैनिपुलेशन में ले आओ। आई मीन आई कैन चेंज लिटिल वैल्यूज एंड द एंटायर डेटा, आपको मीन भी अलग मिलेगा, मीडियन भी मेरी पसंद वाला मिल जाएगा। सिर्फ आपको इंटरनल डेटा को थोड़ा बहुत छेड़ना होता है। ठीक है। तो आपके सारे जो ये सारी स्टडीज आती हैं, क्लिनिकल स्टडीज आती है ना, 80% हैव यूज दिस प्रोडक्ट एंड दे फाउंड इट सेफ, 20% शोड नो रिएक्शंस, 5% शोड माइनर रिएक्शंस, ये सारे स्टैट्स बेस ही हैं। तो स्टैट्स एक बहुत वाइडली यूज है। आप स्टॉक मार्केट्स में जाओगे तो मिनटों में ग्राफ बन जाता है। अब तो एप्स आ गई है ना। आप किसी ट्रेंड को स्टडी करते हो कि अपवर्ड पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या ट्रेंडिंग पे देखे तो ये चल रहा है ना। तो वो ट्रेंड सारा बैक एंड में सारा स्टैट्स ही होता है। अब सबसे पहले हम आएंगे मीन पर। हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जो हमें स्टडी करनी है, हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो तीन तरह के डेटा हमारे पास होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इतना हो गया सबको, मीडियन समझ में आ गया, राइट? अब आते हैं, तीन तरह के डेटा हमारे पास होते हैं। ऑर्गेनाइज में जाएं। एक तो होता है बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड। आपने मुझे ना सब बच्चों के मार्क्स लिख दिए, मैंने आपको पेपर पास किया, आपने 40 40 30 ऐसे मार्क्स लिखकर मुझे भेज दिए 40। ठीक है। सो दैट इज वेरी रॉ डेटा। अगर आप अपनी बुक में भी आओगे ना, तो एग्जाम्पल 1 से पहले ना उसने एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई थी पिछली वाली बुक में, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उसने मार्क्स लिखे ना, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स। सो ये 130 स्टूडेंट्स के मार्क्स ना उसने एक्चुअल नंबर करके दिए हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि किस तरह से लिखा हुआ था इन्होंने। 9th क्लास में था। तो मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ सर्टेन स्कूल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे लिखे हैं उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले डेटा को समझो, मैं सारी कैलकुलेशंस करवाऊंगी, अभी कुछ मत लिखना, बताऊंगी क्या लिखना है। ठीक है। मैं डेटा समझा रही हूँ, है कौन सा ये वाला। ये में दिया हुआ है 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, सिर्फ एक। 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 1। मतलब मैं आपको डेटा ऐसे लिखा हुआ भेज दूं, ठीक है, रैंडमली नंबर्स लिखे हुए, ये होता है अनऑर्गेनाइज डेटा। मैंने ऐसे वैल्यूज लिखी। ठीक है। अब मैंने देखा कि इनमें तो पैटर्न है, 10 एक बार आया, 20 एक बार आया, लेकिन 36 मार्क्स तो 3 बच्चों के हैं, 40 मार्क्स तो 4 बच्चों के हैं। तो 40 हैज अकर्ड 4 टाइम्स। बात समझ में आई? तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो होता है ये होता है ऑर्गेनाइज डेटा। जब हमने इसे टेबल फॉर्म में लिख दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया इसको, कि 3 बच्चों के 36 मार्क्स हैं, 4 बच्चों के 40 मार्क्स है। अब इस डेटा को पढ़ना आसान हो, रैंडमली लिखे हो, ये तो ऑर्डर में दिख रहे हैं ना आपको, ये रैंडमली लिखे हो, 36 कहीं पहले ऊपर आया, फिर 10 ऑब्जर्वेशन के बाद आया, फिर 15 बच्चे के 36 मार्क्स आए। तो इस तरह से इकट्ठा डेटा आपके पास है, आपने उसको इस तरह से बना दिया। ठीक है। अब होते हैं ना कुछ बच्चे वो सेंडिंग ऑर्डर में लिख के ले आते हैं कि मैम ने कहा है टास्क करो, तो बड़े अच्छे से बना कर लाएंगे, कुछ होंगे कि बस काम कर दिया हमने। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है। तो ये 40 हो गया, ये 53, देन वी गेट 56 2। तो जब हमने एक्चुअल मार्क्स के अकॉर्डिंगली डेटा को ऑर्गेनाइज किया है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ये नंबर्स ना हमने डिस्क्रीट नंबर्स लिए हैं, 10 20 36 40 50 56। समझ में आया?
हमने एक्चुअल मार्क्स लिए और उनके साथ बता दिया कि 56 मार्क्स दो बच्चों के आए हैं. सो आई कैन से फॉर श्योर दैट नोबडी हैज रिसीव्ड 51 मार्क्स. नोबडी स्कोर्ड 51. नोबडी स्कोर्ड 49. नोबडी स्कोर्ड 49.5. मैंने सिर्फ 50 दिया है, 51 तो दिया ही नहीं. तो कल बच्चा को या कहेगा मैम आई स्कोर्ड 55, तो आई नो दैट पर्सन इज नॉट देयर इन दिस क्लास. या तो वो झूठ बोल रहा है या नहीं है उसके मार्क्स को, या किसी और क्लास का है. बात समझ में आ गई? तो इसको बोलता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एज पर डिस्क्रीट नंबर्स. ठीक है. ये आपको 9th क्लास में हुआ करती थी. राइट. अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब आप एनालाइज करोगे ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज जो हमारे, अच्छा ये मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम एक्स बोलते हैं. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाएंगे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 कितनी बार आया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. हाउ फ्रीक्वेंटली इट हैज अकर्ड, हाउ फ्रीक्वेंट इट वॉज. 1 time, 2 time, 3 times, 4 times, 36. 56 was found 2 times. 60 was found 4 times. ठीक है. तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. से लिख लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है. ये होता है फ्रीक्वेंसी. तो मैं आपको एफ बोलूंगी, फ्रीक्वेंसी बोलूंगी, आपको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, नंबर ऑफ लीव्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ पॉट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ फैमिलीज है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब मैंने देखा ये तो बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास आ रहा है. अब मान लो बच्चों की फ्रीक्वेंसी रिपीटिंग ऐसे ही ना हो कि 50 मार्क्स एक बच्चे के हैं, 40 मार्क्स एक बच्चे के हैं, 60 एक है. मेरे पास 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स हैं. राइट. आई हैव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100. तो मैं क्या लिखूंगी, 10, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1. है ना. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन, बीच में एक बच्चा आ गया, 50 वाले दो आ गए. तो ये डेटा बहुत लंबा हो सकता है जब हम डिस्क्रीट की तरह से ऑर्गेनाइज करें. इफ आई हैव 1000 स्टूडेंट्स, राइट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसे ग्रुप कर लेते हैं. अब ग्रुपिंग ऑफ डेटा हमारी क्लास में है, हमारे इसमें है, जैसे हिस्टोग्राम में भी ग्रुपिंग की थी हमने, जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं. याद आ गया. तो वो होता है ग्रुपिंग ऑफ डेटा. कि मैंने कहा यार 0 से लेकर 10 तक कितने मार्क्स हैं, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक. ये ग्रुपिंग याद है ना. इसमें हमने क्या किया था, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास सेम होती है. या फिर मैंने कहा 0 to 10 बना लो, 11 to 20 कर दो, 21 to 30. तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव. और ये होता है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मतलब इफ आई हैव टू पुट नंबर 10, तो वो कौन से क्लास में आएगा, फर्स्ट या सेकंड. सेकंड में आएगा ना. 10 नॉट इंक्लूडेड हियर, 10 इज इंक्लूडेड हियर. तो ये एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसने अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया होगा. ठीक है. इंक्लूसिव क्या है कि 10 भी यहां पर आएगा, 0 भी यहां पर आएगा, और यहां पर 11 आएगा. ठीक है. तो ये इंक्लूसिव है क्योंकि यहां पर इसने अपर लिमिट ऑफ 1 इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड. तो इसने सभी वैल्यूज को इंक्लूड किया होगा. इतना क्लियर हो गया हमें. ठीक है. तो जो आपने हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए थे, आप इसकी अपर लोअर लिमिट सेम करते थे, वो ग्रुपिंग ऑफ डेटा में था. राइट. अब मीन निकालने के लिए, या पहले आ जाओ एग्जाम्पल 1 पर. अब आओ एग्जाम्पल 1 पे. इतना सबने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, ग्रुपिंग समझ में आ गई. अब आते हैं हम आगे इस अनऑर्गेनाइज डेटा में. कहते हैं इस ऑर्गेनाइज डिस्क्रीट वैल्यू में ना हमने मीन निकालना है. तो मुझे कुछ मार्क्स इस तरह से दिए हुए हैं, उसको हमने लिख लिया एक्स आई. एक्स आई का मतलब X1, X2, X3. हमारे पास 30 बच्चे थे. 30 बच्चों को मैंने नाम दे दिया कि एक X1 है, एक X2 है, एक X3 है, एक X4 है, एक X5 है. सो उनकी ऑब्जर्वेशंस को यूजुअली वी से एक्स आई. राइट. देन यहां पर लिखा 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95. ठीक है. थोड़ा सा ठीक करके लिख लेती हूँ उसको. ये हमारे पास यहां पर आ गया 95. ये आ गया इसका एक्स आई. अब इसमें लेते हैं एफ आई. यहां पर आ गया 1. अब एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी किस किस की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है.
ठीक है। फोर, नहीं, वन 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 थ्री, सो दिस विल गो एज, दिस इज वन वन थ्री फोर थ्री टू फोर फोर, दिस इज वन वन दो, और यहाँ पे आगे तीन और एक, ठीक है। मैच हो गया ना, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है? जब आपने मीन निकालना है, देखो, या तो आप क्या करोगे, 10, फिर 20, फिर 36, 36, 36, 40, 40, 40 ऐसे लिखकर इन सबको ऐड करना है। मीन यही कह रहा है ना। अब मैंने क्या किया, कभी होता है ना टोटलिंग करते हो तो फाइव अगर फोर टाइम्स आता है तो हम डायरेक्टली 20 बोल देते हैं कि 20 ऐड कर लो। या इफ यू सी 100 एंड यू सी फाइव, सो ये 105 ऐड कर लो। या एक 20 और 30 दिख रहा है तो हम उन्हें ऐड करके 50 बना देते हैं। हमने ग्रुपिंग करके अपनी कैलकुलेशंस को आसान किया। तो जो अब हमने डिस्क्रीट में ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस, प्योरली कैलकुलेशन सेक के लिए, कि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। हमने क्या किया, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर, वाई आई राइट एक्स आई एफ आई, मतलब जो एक्स वन है वो एफ वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स टू एफ टू से कॉरस्पॉन्डिंग अगेन। दैट इज वाई दिस एक्स आई एफ आई केम इन टू बींग। डायरेक्टली एफ एक्स क्यों नहीं बोल दिया, कि कल को ये ना कहे नहीं जी मुझे तो 10 के साथ इस 3 को मल्टीप्लाई करना था। तो आपको वो नहीं करना। आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि 10 कितनी बार अकर किया, वन टाइम, तो 10 इंटू वन 10, देन 20, देन 108, 160, 150, 112, 240, then 280, 72, 80, 176, 276 एंड 95। हमने एक्स आई एफ आई करके मल्टीप्लाई कर लिया। आप इन सबको ऐड करो तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, एक्स आई एफ आई की जगह जो प्रेफर किया जाता है वो ये होता है एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक हो गया। इन सबको ऐड कर लो, करो। क्या है इसमें? जब मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब पता है, समीशन। ठीक है, तो हम सम कर रहे हैं सारी, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, सो ऑन करते हुए Fn xn। कॉरस्पॉन्डिंगली हमने मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड किया, तो इसको हम बोल देते हैं Fi xi, दैट इज 1779। और सिग्मा Fi फ्रीक्वेंसी का टोटल, बिकॉज 30 स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 30, राइट। सो अब अगर हमें मीन निकालना है तो मीन को हम शो करते हैं एक्स बार, एक्स के ऊपर
ये बार लगाया जाता है, ऐसे एक्स लिखा, बार। दिस इज मीन, दिस इज द सिंबल फॉर मीन। ठीक है। सो एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अगर आपको रैंडमली नंबर्स दिए होंगे तो आपने लिखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करके डेटा दे दिया तो आप लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो इसमें हमने मीन निकाला 1779 डिवाइड बाय 30, विच इज 59.3। जो यहां पर हमारे पास आंसर है वो है 59.3, मतलब एवरेज इस क्लास में सबने 59.3 स्कोर किया। एवरीवन इन दिस क्लास हैज स्कोर्ड 59.3 मार्क्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखो डेटा में नंबर्स हमारे पास चाहे छोटे छोटे नंबर्स थे पर बहुत ज्यादा हो गए, राइट। तो इसी डेटा को थोड़ा और कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने इसे क्लासेस में ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो देखो नेक्स्ट आपके पास क्लास इंटरवल्स जो बनाए हैं ना, वो लिखा है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक है। अब उसने क्या किया कि 10 से लेकर 25 तक कितने बच्चे हैं, 2। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ठीक है। सो 10 से लेकर 24.9 तक कितना, कितने बच्चों ने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। दिस इज एक्स आई अगेन, ये हमारा मार्क्स ही है। 10 से लेकर 25 तो 2, 25 नॉट इंक्लूडेड। 25 to 40 वी हैव 3 स्टूडेंट्स। 40 to 55 7, 55 to 76 देन 6, देन 6। ठीक है। तो जो इतना लंबा डेटा आपको दिया था, जब मैंने आपको ऐड करने को कहा तो आपने ऐड नहीं किया, मुझे पता, बिकॉज वो बहुत छोटी छोटी फिगर्स लग रही थी। सबके यूनिट्स प्लेस ऐड करते, फिर टेंस ऐड करते, फिर हंड्रेड्स ऐड करते, राइट। तो उसकी जगह हमने उसको कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा कंसाइज कर लिया, उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना लिया, और हमने क्लास इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इसमें मीन निकालना है। ठीक है। इस मेथड में क्या हुआ, मुझे एक्चुअल नंबर्स नहीं पता। अब फ्रीक्वेंसी तो दो बार आया, 10 से लेकर 25, पर मार्क्स क्या लूं उसमें। 10 से 25 में व्हाट आर द मार्क्स आई शुड टेक, आइदर आई शुड टेक 10 और 25। तो यहां पर भी ना हम एवरेज वाले मोड से ही चलते हैं, कि अगर 10 से लेकर 25 तक हमने मार्क्स लिए हैं, दो बच्चों के मार्क्स हैं, तो मान लेते हैं उनका स्कोर क्या है, 10 + 25 डिवाइड बाय 2, 17.5 स्कोर किया है। तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, क्लास मार्क्स। ठीक है, विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहां पर आपने जो एक्स आई निकालना होता है ना, वो हमेशा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे यहां पे 35/2 कितना आ जाएगा, 17.5। समझ में आ गया इतना सबको, 17.5। तो नेक्स्ट क्या होगा, 65 डिवाइडेड बाय 2, 37.5, नहीं 32.5, सॉरी 65 है ना, 32.5। इसका मतलब मैं अब ये कह रही हूं कि वो दो बच्चे हैं ना, उन्होंने स्कोर किया है 17.5। उनके एक्चुअल मार्क्स नहीं पता, लेकिन अगर मुझे अंदाजा ही लगाना है तो मैं एवरेज वाला, मिड वाली वाला अंदाजा ले लूंगी। ठीक है, कि अगर इससे ऊपर होगा, इससे कम होगा, दोनों वे में वो कॉम्प्रोमाइज में आ जाएंगे। 40 to 45, 55 मतलब सम इज 95, 95 डिवाइड बाय 2 इज 47.5, then 125 is 62.5, 155 is 77.5, and 85, 185, 92.5। ठीक है। तो क्लास मार्क्स समझ में आ गया हमें क्या होता है। अच्छा, एक चीज हमने और पढ़ी थी, वो होती है क्लास विड्थ, क्लास हाइट, एक और वर्ड था इसका, साइज, क्लास साइज। रिमेंबर, क्लास विड्थ, क्लास हाइट, क्लास साइज। ठीक है। तो ये क्लास क्या होता है, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर। याद है ना, ये क्लास साइज निकालो, क्लास मार्क्स इज क्लास साइज डिवाइड बाय 2।
सिर्फ मीन होता है जो इतना काम करवाता है। मोड और मीडियन आपके केसेस में बहुत उनके सिर्फ फॉर्मूलाज याद करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्लास मार्क्स क्या होता है, दैट इज सम ऑफ द लिमिट डिवाइड बाय टू। क्लास साइज, क्लास विड्थ, क्लास हाइट, तीनों ही वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्लास साइज कितना है बताओ, 15 का। इन एवरी क्लास इंटरवल वी हैव अ क्लास साइज ऑफ 15 मार्क्स। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। और जब तक हमारे पास अप्रोक्सीमेशंस नहीं है ना, मतलब हमारे पास डिवाइड बाय थ्री, यहां पर एग्जैक्ट डिवाइड बाय थ्री हो रहा था। ठीक है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर मैं यहीं से नंबर ले लेती हूँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फिर। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इज 35, दिस इज 67, नहीं नॉट 67, दिस इज 97.5। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ अपने इन सब नंबर्स को ही, एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देखो, आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, वही मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो कॉलम है ना, उसमें लिखा हुआ है 1860.0 है ना, 1860 लिखा हुआ है ना। अब इस 1860 को उन्होंने 30 से डिवाइड किया, 1860 डिवाइड बाय 30, तो मीन कितना आया है, 62। 59 के आसपास ही है। ठीक है ना, 59 के आसपास ही हो गया ना, तो 62 आ गया, तो मीन ऑफ दिस डेटा इज 62। और जो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट एक्सआई की वैल्यू निकाली। अब ये 47.5 मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है ना, राइट। इफ आई मल्टीप्लाई दिस विल बी 32, 329, नहीं 32 भी नहीं होगा ये। यहां से मल्टीप्लाई किया, 5 3 कैरी, देन 49 2 और 4, 322.5, 332.5 सॉरी, 28 है ना। ठीक है, 332.5, राइट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। तो जो ये मेथड हम फॉलो करते हैं इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 99% डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे। इसके बाकी जो मेथड बने हैं ना, ठीक है, मीन को कैलकुलेट करने के ना अब तीन मेथड्स हैं, लिख लो, कोई फर्क नहीं है, तीनों भी समझने बहुत आसान है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट मीन, थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट मीन। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली निकाल दिया। ठीक है। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये सब आपको करवाऊंगी, पर आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट मेथड से एक दो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब पता क्या इंटरेस्टिंग बात है, जिस भी मेथड को यूज कर लो, तुम्हारा पॉइंट तक आंसर फर्क नहीं होगा। आप 10 डिजिट्स तक भी अगर आंसर निकालोगे ना, 10 पॉइंट्स तक, बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा किसी भी एक में। तीनों मेथड्स एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर देंगे। अगर आपका डायरेक्ट मेथड से 49.3 निकला है ना, तो यहाँ पर 49.25 नहीं आ सकता, या 29 नहीं आएगा, 49.3 एग्जैक्ट ही आएगा। ठीक है। तो ये मेथड्स बने क्यों थे, सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, कि हम ओरली अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनको आसान करने के लिए हमने एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो किया था। ठीक है। तो तीनों से आंसर सेम आते हैं। आज के लिए हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे अपना। तो एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। एक्सरसाइज 13.1, तो शिव समझ में आ गया सारा। यस मैम। तुम 99% डायरेक्ट मेथड ही यूज करके आओगे। एज्यूम्ड मीन तब करते हो जब कैलकुलेशन बहुत बुरी लगती है, या कहा हो कैलकुलेट यूजिंग एज्यूम्ड मीन, या लिखा होता है अप्रोप्रिएट मेथड। तो अगर आपको अप्रोप्रिएट डायरेक्ट लगता है, या कैलकुलेशन जितनी लंबी चौड़ी है, तो आपको लगेगा कि हम लोग एज्यूम मीन ले ले मैक्सिमम। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है एज्यूम मीन। स्टेप डेविएशन उससे भी बहुत कम बार यूज होता है।
मेंशन ही किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखा है सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. So number of plants के बारे में हमें डेटा दिया है, ठीक है। और एक है नंबर ऑफ हाउसेस। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है दैट इज हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन ईच हाउस। तो प्लांट्स बिकम्स एक्सआई, और नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो देखो 0 to 2, नेक्स्ट वी हैव 2 to 4, नेक्स्ट वी हैव 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और यहां से आ गया 1, 2, 1, 5, 6, 2 एंड 3। क्लियर हो गया। तो ये डेटा हमें दिया हुआ है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख लिया। एक एक्स आई है, एक एफ आई है। आपको निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, कि हर एक घर में कितने प्लांट्स हैं हमें वो निकालना है। तो जो एक्स आई है ना, ये तो एक्स हो गया ना। अब एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विल फाइंड द एवरेज ऑफ द टू। हमारा एक्स आई जो है वो इससे निकलेगा। बात समझ में आई। तो एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई का, कैसे, 0 + 2 अपॉन 2, 1, 2 + 4, 6 अपॉन 2, 3। तो नेक्स्ट 5 आएगा, डिफरेंस ऑफ 2 2। क्लास साइज देखो 2 2 का है, क्लास साइज इज 2, हमारी क्लास साइज इसमें है 2 का। तो जो हमारे पास क्लास मार्क्स में भी डिफरेंस आ रहा है वो 2 का ही आ रहा है। तो यहाँ पे 7 लिख दूंगी, 9 लिखूंगी, 11 एंड 30। रैंडमली बीच में ना चेक भी कर दिया करो कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक हो गया। आपको अगर दिख रहा है कि सारे इंटरवल्स इक्वल हैं, सभी क्लास साइजेस इक्वल हैं, तो आपने डायरेक्टली 1 3 5 7 9 कर लिया, वो भी ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो यहां से एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां मल्टीप्लाई करना आसान था। 1 6 5 35 54 22 39। ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ऐड करोगी। ठीक है ना। अब कोई बोलता मैम 8.1 प्लांट्स का मतलब क्या है ना, मुझे नहीं पता। बस आपने लिखना है मीन इज 8.1 प्लांट्स पर हाउस, दैट ऑन एन एवरेज इफ दिस लोकेलिटी हैज 8 प्लांट्स या 8.1 प्लांट्स पर हाउस। समझ में आ गया। आपने वो ये नहीं लिखना कि प्लांट्स है तो 0.1 नहीं लिखना, बिल्कुल 0.1 लिख कर आओ। ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन आया है दैट इज 8.1। दैट मीन्स एवरी हाउस होल्ड इन दिस लोकेलिटी हैज 8.1 प्लांट्स। ठीक है। कि अगर हम सोचने लगे तो एवरी हाउस इन दिस लोकेलिटी हैज 8.1 प्लांट्स। इतना क्लियर हो गया। अब एक और चीज ध्यान रखना कि हम मीन को, इफ आई मल्टीप्लाई दिस मीन एक्स बार, अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है तो उसको एन लिख लेते हैं। यहां पे एक्स बार को अगर मैं सिग्मा एफ आई से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई। समझ में आ गया। अगर अनऑर्गेनाइज डेटा दिया होता है ना, ये नंबर्स को ऐड किया, तो सिग्मा एक्स आई सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं 8.1 निकाल रही हूं, तो मैं 8.1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 162 ही आएगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एफ आई विल गिव मी सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये हमेशा एक रूल होता है हमारे लिए।
समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो अगर अभी टाइम है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। हो जाएगा बहुत जल्दी, कर लो फटाफट से। ठीक है, हो जाएगा फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर लिया डिलीट सबने? नोट कर लिया ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है डेली वेजेस। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल मेथड ही आप यूज करोगे अभी भी, 500 to 520। कल मैं आपको कवर करवा दूंगी बाकी मेथड्स। ठीक है, तो दीज आर डेली वेजेस। इसमें आप समझ में आ गया, एक्स आई निकालना होता है, और फिर है हमारे पास एफ आई। तो यहां पर है 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो 510 आ जाएगा। 530, 550, 570। देखो मैं डायरेक्टली अब कर रही हूँ, बस कहीं भी रैंडमली मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं कैलकुलेशंस गलती ना हो। ठीक है। अब मैंने एफ आई एक्स आई किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ में आ गई? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई। बात समझ में आ गई है? आपका 99% ये मेथड डायरेक्टली ही यूज होगा। डेविएशंस तब करते हैं जब हमें लगे कि नहीं मल्टीप्लाई करना मुश्किल लग रहा है। अब यही मेथड आपने डायरेक्ट से मेरे को सॉल्व करके लाकर दिखाना है कल। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से कल सॉल्व करवाऊँ। थोड़ी कैलकुलेशंस अगर आसान हो जाती हैं, इसलिए। ठीक होगी बात?